क्वेश्चन क्या है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको थोड़े से बड़े लग सकते हैं, बट बड़े क्वेश्चनों को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में बना। देखिए प्रकृति का संबंध किससे होता है, हमारे हेरिडिटी से, यानी कि हमारे आनुवंशिकता से। जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई हैं वो क्या होती है, हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता। ठीक है, इसके अलावा पालन पोषण का संबंध किससे होता है, हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, हमारे वातावरण से। जो चीज़ें हमें हमारी प्रकृति ने दी उसका हम पालन पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, अपने वातावरण में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रकृति का संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से, और इन्वायरमेंट का संबंध किससे होता है, पालन पोषण से। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देखिए सिर्फ परिवेश की भूमिका नहीं होती है, इसमें हमारी हेरिडिटी की भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, हमारा जो आनुवंशिकता होता है ना। तो ये तो आपका नहीं होगा, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरह प्रवृत्त होते हैं जिस तरह होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। देखिए ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बच्चे को मान लीजिए कि हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल गई है, ठीक है, उसकी जो आनुवंशिकता उसको बहुत अच्छी मिली है, बट उसका इन्वायरमेंट ही बच्चे को सही नहीं मिला, ठीक है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास है, क्या अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वो प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। देखिए आनुवंशिकता से सिर्फ निर्धारित नहीं होता है, आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों से ही निर्धारित होता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया जो चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी ने दी, ठीक है, हमें हमारी हेरिडिटी से मिली, उसका हम पालन पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने वातावरण में। तो वंशानुक्रम तथा परिवेशी अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चों को यहाँ पर प्रभावित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीटेट जून 2011 में बना। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बिल्कुल स्थायी होती है। इसको कैसे संरचना मानते हैं हम लोग, स्थिर संरचना, क्योंकि जो हमारी आँखों का रंग होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि अभी बहुत सारे लोग जो है लेंसेज का यूज कर रहे हैं, बट इसको नेचुरली रूप से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी आँखों का रंग है वो रहने ही वाला है, आजीवन रहने वाला है। ठीक है, कृत्रिम तरीके से हम उसको जो है, जो लेंसेज का यूज कर रहे हैं वो कुछ ही टाइम के लिए रहने वाला है, ऐसा नहीं कि हम आजीवन उसका यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या होती है, जो हमारी हेरिडिटी, जो चीज़ें हमें एक बार मिल गई वो मिल गई, ठीक है, वो आजीवन रहने वाली है, तो फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गौड़ आपका यहाँ पर नहीं होगा, गत्यात्मक नहीं होती, यानी कि परिवर्तनशील नहीं होती है, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है ना। तो प्राथमिक भी नहीं होगा यहाँ पर, थर्ड करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ये क्वेश्चन सीटेड जनवरी 2012 में बना। आँखों का रंग, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी कि मुख्य रूप से किससे प्रभावित है, हमारी हेरिडिटी से। तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, वो हमारी आँखों का रंग, क्योंकि आँखों का जो रंग है ये हमें किससे मिलता है, हमारी हेरिडिटी से ही मिला हुआ है, इसमें तो हमारे इन्वायरमेंट का कोई रोल है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट का हमारे रोल होता है। समकक्षीय व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। चिंतन पैटर्न, देखिए जो चिंतन पैटर्न होता है इसमें हमारी हेरिडिटी का रोल होता है, बट कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, बच्चा जिस समाज में रहता है, ठीक है, और वो चीज़ें उसके थॉट को भी प्रभावित करती हैं, उसके सोच को भी प्रभावित करती हैं, उसके चिंतन पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। तो इसमें हेरिडिटी का तो रोल है, बट मुख्य रूप से नहीं है, यहाँ पर मुख्य रूप से, मेन रूप से पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका सीटेड दिसंबर 2018 में बना क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। देखिए जो शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है, इसको मैंने क्या आप लोगों को बताया, ये किसका सिद्धांत है,
विकास के अधोगामी का सिद्धांत है। यानी कि क्या कहता है कि जो हमारा विकास है वो कैसे होता है, शरीर के केंद्रीय भाग से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। यानी हमारे बॉडी का सेंटर क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारी बॉडी का सेंटर है। यहाँ से हमारा विकास जो है शुरू होता है। उसके बाद में हमारे हृदय का विकास होता है। उसके बाद में जो हमारी आर्म्स होती है, जो भुजाएं होती हैं हाथ की, उनका विकास होता है। उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। तो शरीर के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ हमारा विकास होता है। ये क्या कहता है, विकास के अधोगामी का सिद्धांत कहता है। यानी कि मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, मध्य से शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत नहीं होगा, सुपानी ये सब नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, उसके बारे में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में बना। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए जो विकास होता है हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हमारे मस्तिष्क का विकास कितना हुआ, क्या आप इसको माप सकते हैं, नहीं माप सकते, ठीक है। और इसकी जो सटीक गति होती है ये जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो हम सटीक रूप से नहीं बता सकते कि बच्चे का विकास कितना होगा कितना नहीं होगा। उसका कुछ हद तक जो है हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट सटीक रूप से नहीं बता सकते। तो यही आपका यहाँ पर गलत है, यही विकास का सिद्धांत नहीं है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था विकास का सिद्धांत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, तो सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अलग अलग गति से विकास करते हैं इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, हो सकता है कि ये बच्चा जो है 1 ही साल में बोलना सीख जाए, और यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा है, हो सकता है कि ये बच्चा जो है 2 साल में भी सही तरीके से बोल ना पाए चीज़ों को, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की उसकी हेरिडिटी है, किस तरीके का बच्चे को इन्वायरमेंट मिला, ठीक है। तो हर बच्चे में जो विकास की गति है वो अलग अलग होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपने देखा ही होगा कि अगर आपके घर में जो बच्चे हैं या फिर आपके आसपास बच्चे हैं, तो कोई होगा एक बच्चा जो कि बहुत ही 1 साल के अंदर ही जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को थोड़ा बहुत बोल पा रहा होगा, बट एक बच्चा जो कि 1 साल का है बट वहाँ पर वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं बोल पा रहा है ना। तो ये क्या होता है, विकास की जो गति होती है हर बच्चे में अलग अलग होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात। देखिए विकास क्या होता है, एक क्रम में चलता है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। बट विकास की रेट जो दर होती है, जो गति होती है वो अलग अलग होती है। यानी हर बच्चा जो है पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कतावस्था में आएगा। यानी इन स्टेज से होकर के तो हर बच्चा गुजरेगा, बट अलग अलग समय पर। हो सकता है कि कोई बच्चा 1 साल में, ठीक है, यानी जो शिशुअवस्था का जो स्टेज होता है जन्म से 2 साल तक, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं शिशुअवस्था में वो जन्म से 2 साल तक अचीव ना कर पाए, उसमें उसको ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। बट उसके बाद वो बाल्यावस्था में आएगा, तो इन स्टेजेस से तो होकर बच्चा गुजरेगा ही, बट समय अलग अलग हो सकता है हर बच्चे के लिए, है ना, क्योंकि विकास की गति अलग अलग होती है। तो ये बात दोनों, ये और ये दोनों बातें सही है, तो दोनों नहीं होगा आपका यहाँ पर। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत ही वो चलना शुरू कर दिया, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। धीरे धीरे विकास होता है हमारा। पहले हम जो है बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, और फिर उसके बाद में दौड़ना सीखते हैं। तो ये क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम जो है जब छोटे बच्चे तभी मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लगते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, हमारा विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं था उसके बारे में पूछा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, ये क्वेश्चन सीटेट जून 2022 में बना। देखिए जो विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत है इसका नाम ही है शीर्षगामी। सेफ्लोकॉडल यानी विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, यही विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है, ठीक है। कि विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पैर से सिर की तरफ नहीं होगा। कई बार आपके एग्जाम में ये भी यहाँ पर सिर से पैर नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो आपको नीचे से ऊपर की ओर विकास नहीं होता है, आपका ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे एग्जाम में पूछे, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। सिर से पैर दे दे तो भी अच्छी बात है, अगर आपको ऊपर से नीचे की ओर दे दे तो भी अच्छी बात है, ठीक है।
तो आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम ही है सेफ्लोकॉर्डल। तो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, हेड टू टो जाएगा, यानी कि सिर से पैर की तरफ होगा हमारा विकास। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यही विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र से छोरों तक, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही, जो आपका अधोगामी का सिद्धांत होता है, ठीक है। जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत होता है वो क्या कहता है कि विकास जो है हमारे बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारी बॉडी का सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, पहले उसका विकास होता है, उसके बाद में जो हृदय होता है हमारा उसका विकास होता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। तो ये विकास के कौन सा सिद्धांत कहता है, विकास के अधोगामी यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत कहता है कि विकास कैसे होता है, सेंटर टू पेरिफेरा यानी कि केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो यहाँ पर पूछा नहीं हुआ है, यहाँ पर तो हमसे शीर्षगामी पूछ रखा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। छोरों से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से छोरों की ओर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मध्य से बाहरी भाग की तरफ होता है, बाहरी से मध्य की तरफ नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ये लोग, तो ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जो जीन प्याजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज उन्होंने बताई वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज उन्होंने बताई वो क्या होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट स्टेज है उसमें बच्चा 11 से 15 साल तक का होता है, यानी 11 एबव होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, यानी बच्चा जो है एक सीक्वेंस में चीज़ों को लगा ले रहा है, तो वो किस स्टेज में लगाता है, प्याजे की थर्ड स्टेज में, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। तो यहाँ पर किस स्टेज में आ जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, क्या क्या, चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगा लेता है, क्रम में व्यवस्थित कर लेता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन कर लेता है, जैसे कि फ्रूट्स को अलग रख लेगा, वेजिटेबल्स को अलग रख लेगा, ठीक है। तो बच्चा जो है चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, फलों को एक साथ, सब्जियों को एक साथ, ठीक है। इसके अलावा बच्चे के अंदर क्या आती है, कंजर्वेशन, संरक्षण हो, ठीक है। संरक्षण क्या होता है आपका, बच्चा क्या करता है, शेप और साइज में अंतर कर पाता है, यहाँ पर समझ जाता है कि अगर जो है शेप और साइज को जो है चेंज कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, जो कि 7 से 11 साल तक का है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, प्याजे की थर्ड स्टेज में है, आप इसको यहाँ पर जो है एक 10 का नोट दे दीजिए, ठीक है, एक 10 का नोट दे दीजिए और एक जो है 10 के 10 सिक्के दे दीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ को ले लेगा, या तो वो एक 10 की नोट ले लेगा या तो फिर 10 के सिक्के ले लेगा। बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि चाहे वो सिक्के 10 तो हो या फिर नोट एक ही हो, मात्रा तो सेम ही है ना, क्वांटिटी तो सेम ही है ना, है तो वो 10 ही की नोट ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बच्चा समझ जाता है। बट यहीं पर अगर बच्चा 2 से 7 साल का है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तब वो कंजर्वेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बच्चा अगर 2 से 7 साल का होगा, अगर आप इसको एक 10 का नोट दे दीजिए, दिखाइए, और इसके सामने जो है एक 10 के सिक्के 10 रख दीजिए, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, सिक्कों को यहाँ पर लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिक्के तो ज़्यादा है, नोट तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है, संरक्षण का अभाव होता है, बच्चा ये नहीं समझ पाता है, उसका ध्यान बस शेप और साइज पर होता है, एक ही जगह पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि किस स्टेज में बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव होता है या फिर बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है। तो कब नहीं कर पाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और कब कर लेता है, यानी संरक्षण बच्चा कब कर पाएगा, 7 से 11 साल में। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में बने हुए हैं और इन दोनों पॉइंटों को जो है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था कि किस स्टेज में क्रम में लगा लेता है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को
परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, नकल उतारने जैसा व्यवहार। देखिए बच्चा नकल किस स्टेज में उतार लेता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, नकल किस स्टेज में बच्चा करता है। तो वहाँ पर आपको सेंसरी मोटर स्टेज यानी जो पियाजे की फर्स्ट स्टेज है उसके साथ में जाना है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या कर लेता है, विलंबित अनुकरण या फिर अनुकरण जो है करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है ये क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है नकल की स्टेज कौन सी है, नकल की अवस्था कौन सी है, या फिर किस स्टेज में जो है बच्चा अनुकरण करने लगता है जीन पियाजे के अनुसार। तो वहाँ पर आपको जन्म से 2 साल यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की तरफ में जाना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा है। वस्तु स्थायित्व तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है आपका, ठीक है, ये किस स्टेज में आता है, ये भी जन्म से 2 साल तक का जब बच्चा होता है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यानी सेंसरी स्टेज में जब बच्चा होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, तभी बच्चे के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आपका होता क्या है, ठीक है, इसको यहाँ पर ज़रा समझिए कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, इसके सामने अगर आपने किसी टॉय को रख दिया, किसी खिलौने को रख दिया और कुछ टाइम बाद इस खिलौने को आपने हटा लिया, बच्चा क्या करेगा, उस खिलौने को भूल जाएगा, उसको जो है याद ही नहीं रहेगा कि वो खिलौना है या फिर नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको भूल जाएगा। यानी बच्चा अगर 6 महीने का है, 7 महीने का है, तो वो समझ ही नहीं पाता है इस चीज़ को, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ये कब आती है, जन्म से 2 साल में आती है, ठीक है। यानी बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, अब उसके सामने आप कोई चीज़ रख दीजिए, ठीक है, उसके बाद उस बच्चे के सामने से वो चीज़ हटाइए, बच्चा तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, बस मेरे सामने से हटा दी गई है, इसलिए बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है कि वो सामान जो है, जो वस्तु है, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो रखी हुई है कहीं पर, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाता है, वस्तु स्थायित्व, वो समझ जाता है कि वस्तु स्थायी है, कहीं पर तो वो रखी हुई है, ठीक है, बट मेरे सामने नहीं है, इसलिए बच्चा वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा अपने जो घरों में बच्चे होते हैं उनके साथ में ऐसा करके, ठीक है। इसके अलावा एक और भी चीज़ आती है बच्चे के अंदर जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। कौन सी चीज़? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ये जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है तभी उसके अंदर आती है। ये क्या होता है आपका, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, इसके सामने आप क्या रख दीजिए, कोई भी खिलौना रख दीजिए या फिर कोई चॉकलेट्स रख दीजिए, बच्चा क्या करेगा, उसके तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ये चॉकलेट क्या है, उसका गोल है, उस तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी कर रहा है, कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहा है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस स्टेज में आता है बच्चे के अंदर? सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाता है। तो 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जीन पियाजे आप सभी को पता है ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में जब भी पूछे, यानी कि जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है तो कौन कौन सी चीज़ें वो कर लेता है, एक तो अनुकरण कर लेता है, ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है उसके अंदर, और क्या कर लेता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगता है, जो उसका लक्ष्य होता है, चॉकलेट्स, खिलौने, जो भी आप उसके सामने रखे हुए हैं, है ना। तो आप देखते ही होंगे जो आपके अगर घर पे छोटे बच्चे, कभी आप उनको ध्यान से देखा कीजिए, आपको जो ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप उस अगर आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाती हैं, है ना। सभी के घर में बच्चे होंगे, ठीक है, या फिर आसपास जो बच्चे हैं उनको एब्जॉर्व करिए, देखिए कि किस स्टेज में बच्चा क्या चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो है फिट हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके अलावा समावेशन, देखिए जो समावेशन होता है, जब अपनी आप मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका असिमिलेशन होता है, यानी आपने क्या किया, उस चीज़ को असिमिलेट कर लिया। स्कीमा क्या होता है, ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है। देखिए स्कीमा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड में, ठीक है, सभी चीज़ों का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो उसका स्ट्रक्चर एक बना होगा, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर एक बना होगा। तो हमारे माइंड में क्या होता है, सभी चीज़ के बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, स्कीमा होता है जिसमें कि वो अपने ज्ञान को स्टोर करके रखते हैं, भंडारित करके रखते हैं। ये बात कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं, है ना। तो इसी में जब हम कोई नया ज्ञान ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें कोई चीज़ नहीं पता है, हम अचानक से उस जगह पर पहुँच गए, उस जगह के बारे में जाने, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने उस चीज़ को असिमिलेट कर लिया, ठीक है, यानी कि अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, ठीक है।
तो ये आपका होता है असिमिलेशन। इसके अलावा संतुलीकरण इसी के अंदर की प्रक्रिया है। एक आपका होता है असिमिलेशन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा जो है आपका हो गया अकोमोडेशन, ठीक है, यानी कि समायोजन। जैसे कि आपकी जो स्कीमा है ये आपका माइंड है, ठीक है, आपने इसमें कोई नया ज्ञान ऐड कर लिया। आप किसी जगह पर गए, वहाँ पर आपने जो चीज़ें देखी उसको जो है अपने माइंड में ऐड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप दूसरी बार उस जगह पर गए तो उस जगह पर मान लीजिए कोई मंदिर बन गया, ठीक है, या फिर कुछ नई चीज़ें बन गई, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखिए तो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ हो गया, ठीक है। यानी जो आपने चीज़ें ऐड की थी उसमें क्या हो गया, बदलाव हो गया अब, ठीक है। आपने क्या करेंगे, आप अपने स्कीमा को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, यानी उसमें बदलाव लाएंगे, एक और चीज़ ऐड करेंगे कि नहीं इस स्थान पे अब मंदिर भी बन गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी स्कीमा को चेंज किया, बदलाव किया उसमें। तो जब भी बदलाव करने की बात आए, मॉडिफिकेशन की बात आए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका समायोजन होगा, ठीक है, समायोजन, ठीक है। और समावेशन क्या होता है, जब जस्ट आपने ऐड कर लिया कोई चीज़ और जब आपने बदलाव किया तो वहाँ पर क्या हो गया, आपका समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन। इंग्लिश में याद कीजिएगा क्योंकि हिंदी में वर्ड चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये असिमिलेशन और ये क्या होता है आपका अकोमोडेशन, ठीक है। और इन्हीं दो प्रक्रियाओं किसके अंदर आती है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन संतुलीकरण के अंतर्गत आती हैं, इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आती हैं। इसी के अंदर की दोनों प्रक्रिया होती हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। और यहाँ पर वही पूछा हुआ है कि अगर हम जब किसी चीज़ को ऐड करते हैं और उसके अलावा जब हम अपनी किसी चीज़ को परिवर्तित करते हैं, यानी कि मॉडिफिएबल करते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें चेंज लाते हैं, तो यहाँ पर वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो आपका इक्विलिब्रियम है। जैसे कि इस चीज़ को समझिए, आपने किसी चीज़ को अपनी स्कीमा में ऐड किया, ठीक है, उसके बाद में जब आपके सामने कोई नई स्थिति आई, कोई नई सिचुएशन आई, तो आपने अपनी स्कीमा को मॉडिफाई किया, संशोधित किया, तो आप क्या आ गए, संतुलित, ठीक है, संतुलित अवस्था में आ गए। यानी आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई कि हाँ यहाँ पर जो है मैंने पहली बार आया था, मतलब मैं पहली बार आई थी तो मैंने ये चीज़ें देखी। उसके बाद में जब मैंने दूसरी बार यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक मंदिर बन गया है, तो इसको भी मैंने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, तो अब हमारा स्कीमा जो है क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के समझाया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देख करके जानी है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी समस्या के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश का उदाहरण है। देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं ये क्या कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बताई है, वो क्या बताई, स्कैप फोल्डिंग की इन्होंने बात की। इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे तो पाड़ या फिर आलम्बन इसको कह लीजिए, जो कि इस बार आपके सीटेट 21 जनवरी वाले एग्ज़ाम में बना था। तो इसको इंग्लिश में ही आप याद कर लीजिए, स्कैप फोल्डिंग। हिंदी में वर्ड आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, है ना। स्कैप फोल्डिंग आपका होता क्या है कि अगर बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है, उसमें वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो एज अ टीचर के रूप में आप उसको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए उसकी, ठीक है, बस उसको थोड़ा सा कहीं पर हिंट दे दीजिए, किसी तरीके का संकेत दे दीजिए, किसी तरीके का इशारा दे दीजिए, ठीक है। यानी कि अगर बच्चा मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और वो किसी पॉइंट पर अटक गया, ठीक है, तो एज अ टीचर के रूप में आपको क्या करना है, उसको इस पॉइंट को या तो सॉल्व कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, या तो उसको किसी तरीके का संकेत दे देना है, किसी तरीके का हिंट दे देना है, जिससे बच्चा आगे ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका स्कैप फोल्डिंग होता है, सहारा देना, ठीक है। जैसे कि जब आप छोटा बच्चा होता है वो पेंसिल से लिखना जब स्टार्ट करता है, शुरू में पहले तो स्क्रबलिंग करता है, उसके बाद में जब वो आकृतियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ करके लिखवाते हैं। तो हमने क्या किया, बच्चे को वहाँ पर सहारा दे दिया, स्कैप फोल्डिंग दे दिया, बाद में बच्चा उन चीज़ों को खुद बना लेता है ना। तो यही क्या होता है, आपका स्कैप फोल्डिंग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर थे जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप गिवन है, वैसे तो उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई, बट आपको 8
आर्ट ही पढ़नी है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आर्ट ही दी हुई है ना। तो इन्होंने संगीत में बुद्धि के बारे में बताया, यानी जिन व्यक्तियों के पास में लय सुर ताल का जो है अच्छा खासा समन्वय होता है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, जैसे कि अरिजीत सिंह हो गए, लता मंगेशकर हो गई, है ना। इसके अलावा भाषाई बुद्धि किसके अंदर होती है, जो लोग अपने जो है लैंग्वेज के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जैसे कि कवि हो गए या फिर जो नेता लोग होते हैं, है ना, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि। इसके अलावा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के बारे में भी बात की गई है। बॉडली कांस्टेटिक बुद्धि के बारे में, इसमें क्या होता है, जिन व्यक्तियों का अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है, यानी जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो अपनी बॉडी को कैसे भी रोटेट कर लेते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो डांसर होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है, इनका अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है। तो इन तीनों बुद्धि के बारे में जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बताया, बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है, तो कौन सी नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, विविध स्पष्टीकरण, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ये क्या कहती है कि हम बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताएं, ठीक है, यानी कि विविध स्पष्टीकरण दें, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर बच्चा जो है चीज़ों को अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है, अनोखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रटना और याद करना और शब्द पुनरावृत्ति के बाद प्रगतिशील कक्षा नहीं करती, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम रटन पद्धति को बढ़ावा देने की बात नहीं करती है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। पुरस्कार और दंड की भी बात नहीं करती है कि बच्चों को अगर आप बार बार पुरस्कार देते हैं या फिर बार बार दंड देते हैं तो फिर बच्चा पुरस्कार पाने के लिए चीज़ों को करता है या तो दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है, तो इसकी भी बात जो है प्रगतिशील शिक्षा नहीं करती है। इसके अलावा बार बार वेधन और अभ्यास की बात भी जो है प्रगतिशील शिक्षा नहीं करती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर हुए होंगे यहाँ पर। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। इसके अलावा देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने जो है स्कोर यहाँ पर क्लास में किए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा मैंने एक 7 जनवरी को आप लोगों की एक मैराथन क्लास कराई थी, जो 21 जनवरी को आपको एग्ज़ाम हुआ था ईवीएस पेपर 1 के लिए, तो आप लोग वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा जिनका भी पेपर 1 है। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिले थे। तो वो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने जो ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें बेहतर स्कोर करने वाले, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सीटीपी की भी एक मैराथन आप लोगों को जो है मैंने कराया हुआ है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। तो वो क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको एक ही क्लास में कराए हुए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है। जितने आपके टॉपिक है सीटीपी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो उसमें से मैंने टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर कराए हुए हैं। तो वो क्लास आप जरूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में जरूर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।